नहीं बना रहे हैं। बनाना चाहिए। कोई सर टॉपिक। आइडिया नहीं है ना, मगर मतलब थोड़ी सी भी नहीं पता है कि कैसे बनाना है। आप में से किसी को आता है? वीडियो एडिटिंग नहीं आता ना? वीडियो एडिटिंग आता है सर सर। वीडियो एडिटिंग आती हाँ, है। तो बस वीडियो एडिटर होना चाहिए फिर तो। आइडिया पे काम करने वाले तो मिल करके कर सकते हैं। कोई आइडिया लो, उसका रिसर्च करो और बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बना दो। जरूरी तो है ना हम फीचर फिल्म बनाएं, एक्टिंग कराएं। डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। इतने सारे स्वतंत्रता, जैसे उसकी एक थीम है अमृत महोत्सव। तो अमृत महोत्सव में इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी है, किसी के ऊपर भी बना लो। किसी के ऊपर भी बना लो, जिसके बारे में लोग नहीं जानते उसके ऊपर बना लो। या वहां का कोई आपको अगर कोई पता हो, स्थानीय कोई मूवमेंट हुआ होगा, तो ऐसे हो। आइडिया तो बहुत है उसमें, तो इतने सारे आइडिया हैं। और जैसे मान लीजिए कोई आपका कोई गांव है, कोई किसान है जिसने कुछ इनिशिएट किया हो, उसके ऊपर बना सकते हैं। है ना? बहुत सारा है। अभी भी समय है अपने पास। कोई भी एक टॉपिक निकाल करके बना सकते हैं। मैं आज आपको ग्रुप में लिंक भेज दूंगा। तो जैसे मैंने कुछ बनाई है तो आप उसको देख लीजिए। जैसे जो वीडियो एडिट कर लेता है उसके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। उसको भी कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, तो जो सोच सकते हैं, लिख सकते हैं उसके ऊपर, उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा। यस सर। कितनी बार तो मैं ग्रुप में शेयर किया हूँ। जैसे मैंने कल एक मैसेज शेयर किया था, उसमें लिंक्स लगे हुए हैं, कुछ फेसबुक लिंक हैं, ट्विटर लिंक है। उसको फॉलो कर लेंगे अपन तो अपने को और जानकारी वहां मिलती रहेगी। तो मैंने आग्रह भी किया था कि सब लोग उसको फॉलो कर लें। कल ही मैंने मैसेज शेयर किया था ना, एक 99 डेज सेस ऐसे यस करके। सर, कल आपने किया था शेयर। उसके साथ मैंने शायद जो चित्र भारती है उसका सोशल मीडिया लिंक भी शेयर किया है। तो आप फॉलो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्विटर पे भी फॉलो कर लेंगे तो वहां जाएंगे तो आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी। पोस्टर में आपको उसके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप बना सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। दो मिनट और वेट करते हैं। 2 मिनट में और लोग जुड़ जाएंगे। 10 मिनट का समय अपन ने दिया है लोगों को जुड़ने के लिए। और कुछ खास? सर मैच का क्या हुआ? मैच का देर से जुड़े क्या? हाँ सर, मैं पूछ ली थी ये नहीं, आप उस टाइम पे ये जुड़ गए थे बट सुने नहीं थे। मुझे लगा ये बार बार मेरे जो है
क्या बोलते हैं उसको, नहीं 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 सर, नहीं, जख्मों पे ऐसा कुछ नमक नहीं है। छिड़कने का काम कर रहा है नहीं अनुपम नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं नहीं सर, है। मुझे नहीं पता। बार बार ये पूछ के हार गए बिल्कुल सर, आइडिया अच्छा आप हार गए। नहीं नहीं नहीं। मेरे मित्र हैं एक यही अपने यहाँ प्रोफेसर हैं, तो उनका फोन आया, तो उनका एक ही सेंटेंस था, सर रन से या विकेट से। इसका मतलब उनको अंदाजा था कि हम क्या करके आए होंगे, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा, सर रन से या विकेट से। मैंने बताया रन से, तो बोले ठीक है। नहीं, कल लेकिन अच्छा खेली टीम। क्या अपनी सर टीम में कितने सब ओवर का बुलबुल। मैच था? 2020। ओके सर, टारगेट? टारगेट 166। हाँ, लेकिन अपन चेस नहीं कर पाए। अच्छा चल रहा था, 8-9 ओवर तक अच्छा चला, तो एक थोड़ा सा रन आउट हो गए, उसके बाद से फिर टीम जो है। हाँ, मैं कैप्टन था। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, SPA। तो उनके उधर से एक बहुत बड़ा 8 फीट का आदमी था, वो बहुत तेज रन बनाया उसने, दे चौके दे छक्के। अब 6 फीट का होगा, 6 साढ़े 6 फीट का। 6 साढ़े 6 फीट का था, जबरदस्त। तो उसने जो लगाए ना चौके छक्के, वो आउट हो गया। वो आउट नहीं होता तो 200 रन भी बना देते वो, पर फिर गुड जैसे आफ्टरनून वो सर। आउट हुआ तो फिर हम लोगों ने रोक दिया। उन्होंने 8 ओवर में 100 कर लिए थे, फिर उसके बाद 10 ओवर में हमने उनको सिर्फ 60 रन बनाने दिए। हम्म। सर अच्छा खेले आप लोग भी, मतलब। हाँ, बढ़िया खेले। चलिए अब अपन शुरू करते हैं आज की कहानी। है मेरे को कौन बताएगा कि न्यूज का स्ट्रक्चर क्या होता है? न्यूज स्ट्रक्चर अपन पढ़ चुके, इसलिए पूछ रहा हूँ। न्यूज स्ट्रक्चर क्या है, कोई भी बताए। सर इंट्रो होता है, फिर बॉडी होती है, उसके बाद हम्म। कंक्लूजन होता है, या एंडिंग कहते हैं उसको, मतलब हाँ, एंडिंग। ठीक है, ठीक बताया। ठीक, मैं इसलिए पूछा क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजिंग द न्यूज स्टोरी, एंगल, एट्रीब्यूशन, कोट, बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई भी न्यूज है उसको बनाते हैं तो उसकी एक प्रोसेस है। ठीक है, उस प्रोसेस पे बात करेंगे, फिर हम इस पे इन सब चीजों पे भी बात करेंगे। तो न्यूज बनाते हैं तो सबसे पहले न्यूज के लिए जरूरी होती है कोई एक आइडिया, है ना। जैसे अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप न्यूज नहीं बना पाएंगे। अभी जैसे एक मित्र हैं, अपने विद्यार्थी थे, उनकी नौकरी लग गई और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी उनको मिली। अब वो 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद मेरे पास आए, फिर बोले मेरे से, सर वो रोज 4 खबर लिखने के लिए बोल रहे हैं, और मैं खबरें कहाँ से लाऊं? तो मैंने कि ये तो काम है, और वो तो अच्छा है, तुमको 2 कम बताई है, नहीं तो 6 खबरें लिखनी होती हैं। 5 से 6 खबरें रोज देनी होती है, जिसमें से 3-4 रूटीन होती हैं, और एक अपेक्षा करते हैं कि एक्सक्लूसिव खबर आपकी कोई हो। तो फिर बोले तो सर क्या करूं, कैसे करूं? तो ये होता है कि जब आपके पास आइडिया नहीं होंगे तो फिर आपके पास खबरों का संकट खड़ा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि कैसे काम करूं, मैं कहाँ से लाऊं 4 खबरें रोज। तो सबसे जरूरी होता है कि आइडिया आपके पास हो। और आइडिया कहाँ से आते हैं? तो आइडिया आता है आपके ऑब्जर्वेशन से, आपके फील्ड वर्क से, और आपके जो अध्ययन है, स्वाध्याय स्टडी है, उससे। जैसे अगर आप को मान लीजिए एजुकेशन बीट का काम मिला कि आपको एजुकेशन की खबरें देनी है, तो आपने क्या करना है, आपको एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज हैं, या एजुकेशन को लेकर के जो काम करते हैं, ऐसे NGOs या दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके भी उनमें आपको जाना पड़ेगा।
वहाँ देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, क्या पॉलिसीज बन रही हैं, काम कैसे हो रहा है ना, क्या सब कुछ कैसे चल रहा है, वो सब बातें वहाँ लोगों से बात करनी पड़ेगी। फिर वहाँ जो घटनाक्रम हो रहा है, वहाँ जो चीजें हो रही हैं, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारे आइडियाज आएंगे। अच्छा, अभी ब्लेंडेड क्लास चल रही है, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चल रही है। अच्छा, आप धीरे धीरे ऑफलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये ध्यान आएगा कि नहीं, अभी ज्यादातर बच्चे, अभी उनके पेरेंट्स भी संकोच कर रहे हैं भेजने में, वो ऑनलाइन ही कंटिन्यू करेंगे, तो मतलब ये सेमेस्टर भी हो सकता है कि ऑनलाइन जाएगा। तो इसको लेकर के ऑब्जर्वेशन बनाओ। फिर वो, फिर जो मैंने जैसे बताया कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एजुकेशन को लेकर काम करते हैं, तो उनकी कोई रिसर्च हुई क्या इस बीच में ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के, या कोई आउटपुट आया क्या, तो उसको जब पढ़ेंगे तो फिर एक और कुछ उनके ध्यान में आएगा। तो फिर क्या होगा, एक आपके पास आइडिया बना। जैसे हम मान लीजिए, हम कल्पना करते हैं कि हम मेरे पास, मैं एक मेरे को एजुकेशन का रिपोर्टिंग का काम मिला, और मेरे पास एक आइडिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत इम्पैक्ट नहीं हो रहा और उसके बहुत फायदे विद्यार्थियों को नहीं हो रहे। ऐसा मैंने सोचा, क्यों, मेरे आसपास, मैं समाज में ही रहता हूँ, मैं घूमा, इंस्टीट्यूट गया, लोगों से मिला, तो मेरे को ऐसा फीडबैक मिला और ऐसे मेरे को समझ बनी, मेरी, मैंने खुद के ऑब्जर्वेशन से मेरी समझ बनी। जैसे मैंने मान लो मेरे घर में ही देखा कि मेरा जो बालक है या मेरा भाई है छोटा, वो खाना पूर्ति के लिए मोबाइल लेकर के, लैपटॉप लेकर के, टैबलेट लेकर के बैठ जाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान इधर उधर होता है, वो क्लास में ध्यान देते नहीं, टीचर पढ़ा रहा है उससे उसको कोई पता ही नहीं चलता, या पढ़ा रहा है तो वो पूरी तरह 100% उसको उसको ग्रह नहीं कर रहे हैं, उसको उसके उसके भीतर वो 100% नहीं जा रहा, जो टीचर डिलीवर कर रहा है वो 100% नहीं जा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मीडियम है उसका एक कमी है, मीडियम की एक कोई बाधा है, उसके कारण से उसको नहीं आ रहा, या उसका मन कहीं और लगा हुआ है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया और मेरा एक हाइपोथेसिस बना, मेरी एक कल्पना बनी कि बच्चा जो है ऑनलाइन जो माध्यम है उससे जो एजुकेशन हो रही है उसका कोई इम्पैक्ट उतना नहीं मिल रहा, उसका फायदा बच्चे को नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। तो मैंने ऐसा सोचा, जरूरी नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही हो, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देख करके ये सोचा है, यानी मेरे पास एक आइडिया आया, कुछ लोगों को देख करके मेरे पास आइडिया आया। ये हम एक कल्पना कर रहे हैं, ऐसे और बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है जब हम ऑब्जर्व करते हैं। जब हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते, फील्ड में नहीं जाते, लोगों से मिलते नहीं, तो फिर हमारे पास कोई आइडिया नहीं होते, क्योंकि घर बैठे तो कोई विचार आएगा नहीं। हम दुनिया को देखते हैं, समाज को देखते हैं, जैसे हम ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि रोज यार इस जगह जाम लगता है, तो हमारे दिमाग में विचार आता है काश यहाँ जो है रेड लाइट लगी होती तो शायद इतना जाम नहीं लगता, या ये गोलंबर नहीं होता, रोटरी नहीं होती यहाँ, या ये रोटरी छोटी होती तो आसानी के साथ स्पेस मिलता, ट्रैफिक मूवमेंट बढ़ जाता, ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो ठीक से हो पाता। तो ये कब हमारे बीच में, हमारे मन में कब आइडिया, जब हम फील्ड में थे, हमने चीजों को देखा, तब हमारे घर में बैठे ही नहीं होता। तो रिपोर्टर के लिए अनिवार्य है कि वो फील्ड में जाए, तो फिर उसके मन में आइडिया आते हैं। तो ऐसे हमको आइडिया आया, एक तो जरूरी नहीं वो सच सही हो, क्योंकि हमने 4-5 लोगों को देख करके देखा, लेकिन इस माध्यम से पढ़ने वालों की संख्या तो बड़ी है। तो अब एक हमारे पास एक आइडिया आ गया, अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रोसेस क्या, दूसरा स्टेप है न्यूज का, न्यूज राइटिंग का, न्यूज का, वो है न्यूज क्रिएशन का दूसरा स्टेप है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च। फिर हम उसका अध्ययन करेंगे, क्यों करेंगे, अब ये जो बात आ रही है इसमें एट्रीब्यूशन है, कोट है ना, एंगल है, ये हमने एक सोचा कि ये खबर है और हमको इसको ये एंगल देना है, इस जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ये हम हमारा एंगल है, हम खबर को इस एंगल पर लेकर के चल रहे हैं, ताकि इसमें और क्रिएटिविटी कैसे बढ़े या इसको इम्पैक्टफुल कैसे बनाए, ये हमने एक एंगल सोचा। खबर क्या होता है, खबर जब कोई भी रिपोर्टर होता है या कोई भी खबर लिखने वाला है, इवन कई बार जो सब एडिटर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, वो भी कोई खबर आती है उनके पास तो उसका पूरा का पूरा दृष्टिकोण बदल देते हैं, उसका एंगल बदल देते हैं देखने का, सोचने का, है ना। नहीं नहीं, ये खबर ऐसे जानी चाहिए, तब ज्यादा महत्व होगा, तब ज्यादा लोग इसको देखेंगे। तो ऐसे करके उसका एंगल हम डिसाइड करते हैं कि खबर का एंगल क्या होगा, खबर को हमको कैसे बताना है। तो जैसे बताना है उस हिसाब से फिर हम रिसर्च करते हैं, उसको उस हिसाब के फैक्ट लेकर के आते हैं, उस हिसाब से चीजें लेकर के आते हैं,
है ना? तो ये होता है एंगल, यानी कोई खबर है, कोई इंसिडेंट है, उसको हम समाज को कैसे दिखाना चाहते हैं, समाज में वो कैसे प्रभावी हो सकता है, या उसका समाज को फायदा कैसे मिल सकता है, लोगों को कैसे फायदा मिल सकता है, उसको कैसे दिखाएं हम, है ना? तो ये होता है। जैसे अभी कोरोना के समय में बहुत सारी डिबेट्स चली कि मीडिया को किस तरह से चीजों को दिखाना चाहिए ताकि समाज को बेनिफिट भी होता और समाज डरता भी नहीं, है ना? तो जैसे हमारे यहाँ की मीडिया ने क्या किया, जलती हुई चिताएं दिखाई, ड्रोन से फोटोग्राफी की और शमशान में लाशों के ढेर और जलती हुई चिताओं के फोटो छापे। और हम अमेरिका की मीडिया को देखें तो उसने इस तरह का कोई विजुअल नहीं दिया कि जिसमें कब्र एक खोदी जा रही हो और लोगों को दफन किया जा रहा हो, बल्कि वहां का हमारे पास एक फोटो आता है। वो कैसा है कि बहुत लोग दफन हैं और वहां सबके जो कब्र है उसके ऊपर अमेरिकन फ्लैग जो है, छोटा वाला फ्लैग जो हम गणतंत्र दिवस पर अपना तिरंगे का लेकर के चलते हैं, वैसे फ्लैग्स लगे हुए छोटे 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 छोटे, और ऐसा लग रहा है जैसे फ्लैग की खेती है कोई। तो एक जो मृत हुए उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त हुई कि हम उनका सम्मान करते हैं, और उनकी जो कब्र है उस पर हमने अपना नेशनल फ्लैग लगाया हुआ है, और हमने समाज को डराया भी नहीं। तो आप जहां तक मेरी जानकारी है, अमेरिका में नेशनल लॉकडाउन नहीं लगा, यानी पूरा लॉकडाउन नहीं किया, क्योंकि वहाँ एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अच्छा था, जो हमारे यहाँ शुरुआत में नहीं था, है ना? जब हमने लॉकडाउन किया था हमारे यहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि एक साथ, अगर जैसे हमने दूसरी वेव में ही देख लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर लिया, इसके बाद भी क्या सीन बना, एक साथ जब बहुत सारे मरीज आए तो हमारे पास उनको देने के लिए ऑक्सीजन, बेड, ये सब नहीं थे। अगर ये सोचिए, ये स्थिति अगर पहले ही वेव में अगर हमने लॉकडाउन नहीं किया होता, पहले ही उसमें बंद थी, तब तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं था, डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं थे, डॉक्टर्स भी प्रिपेयर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए हमारे यहाँ लॉकडाउन लगाना एक मजबूरी भी थी उस समय। लेकिन अमेरिका के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था हेल्थ का, इसलिए उन्होंने वो लॉकडाउन के ऊपर, ऐसा लॉकडाउन जैसा हमने लगाया वैसा वो नहीं गए। लेकिन ब्रिटेन में तो लगा, इटली में भी लगा, दूसरे देशों में भी लगे जहाँ सब स्वास्थ्य सुविधाएं सब थी, उसके बाद भी उनको लगाने पड़े। खैर, हम विषय से थोड़ा इधर चले जाएंगे, इस पे चर्चा करते रहे तो एंगल की हम बात कर रहे थे कि पैनिक नहीं हो समाज, इसलिए अमेरिका का जो मीडिया था उसने उस तरह के विजुअल्स नहीं दिखाए, हमने दिखाए। तो हमारे यहाँ हमने क्यों दिखाए, दिखाने को लोगों ने दोनों तरह के डिस्कोर्स उसके ऊपर अवेलेबल हैं। एक ने कहा कि हाँ दिखाना है, मीडिया का काम है ये दिखाना, ताकि सरकार को समझ में आए कि सीन कितना पैनिक भरा है और सरकार उसको उतनी गंभीरता से ले। अगर हम ये सीन नहीं दिखाएंगे तो सरकार को समझ में नहीं आएगा कि समस्या कितनी बड़ी है। तो उन्होंने ये कहा। तो लेकिन इसको दूसरे एंगल से प्रस्तुत करने वाले लोगों ने कहा नहीं, हम सरकार को गंभीरता भी बता सकते थे, डेटा के माध्यम से बता सकते थे, है ना, खबरों के माध्यम से बता सकते थे, हम डेटा पे बात कर सकते थे विजुअल दिखाने की अपेक्षा। जैसे हमारे यहाँ मीडिया ने एक पॉलिसी बनाई, बहुत पहले बड़ी समस्या हो जाती थी जब भी कोई कम्युनल वायलेंस होता था, तो उसमें दोनों कम्युनिटीज के नाम लिख देते थे। जैसे इस कम्युनिटी ने हमला कर दिया और इतने लोगों की हत्या कर दी, या इस कम्युनिटी ने हमला कर दिया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो उससे क्या होता था, जो दूसरी पीड़ित कम्युनिटी होती थी फिर वो आक्रोशित होती थी और फिर वो प्रतिकार करती थी, है ना, वो अपना फिर प्रतिकार करती थी, और फिर वो दंगा क्या होता था, वो बढ़ता जाता था। यानी इधर से हिंसा हुई, वो खबर पड़ी कि अच्छा उस संप्रदाय के लोगों ने हमको मार दिया, तो इधर के दूसरे संप्रदाय के लोग उसकी प्रतिक्रिया देते थे, रिएक्ट करते थे। फिर वो उनको जब पता चलता था फिर दूसरी तरफ से ये चलता रहता, बड़ा लंबा चलता था। फिर मीडिया ने स्व अनुशासन के तहत अपनी आचार संहिता खुद की जो पॉलिसी है उसमें एक चीज जोड़ी कि हम ना ऐसी चीज नहीं, कम्युनिटीज का नाम नहीं देंगे कि किस कम्युनिटी ने दंगा शुरू किया, किस कम्युनिटी ने हमले प्रारंभ किए। हम सिर्फ ऐसा लिखेंगे कि दो संप्रदायों में हिंसक झड़प हो गई, सांप्रदायिक हिंसा हो गई। इससे ये एकदम से ये सामान्य तौर पर आम आदमी को ये नहीं समझ में आता कि किस संप्रदाय ने हिंसा की। हाँ, आदित्य कुछ कहना चाह रहे हैं। सर इसके लिए सरकार ने कोई प्रावधान बनाया कि बस ये खुद से मीडिया को नहीं, सरकार ने कोई प्रावधान नहीं बनाया। सरकार मीडिया को वो नहीं करती, है ना।
प्रेशराइज नहीं करते कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ये मीडिया का स्वयं का खुद उसने अपने ऊपर तय किया, है ना। जैसे एक समय में उसको और बताता हूँ कैसे तय, धीरे धीरे मीडिया अपने आप कैसे कई चीजों को फॉलो करता है। जैसे एक समय में जो विनोद कापड़ी है, उन्होंने एक ट्रेंड डेवलप किया था मीडिया में। भूत प्रेत चुड़ैल चांडाल इन सब की स्टोरी बहुत आती थी, नाग नागिन सपेरे, है ना, इनके न्यूज बहुत आते थे। न्यूज क्या आते थे, वो ड्रामा जैसा कुछ था। तो ये एक दौर में बहुत दिखाया गया, नागिन का डांस और सपेरे की कला, और शमशान में बाबा भभूति की चमत्कार, ऐसे करके बहुत चली और बहुत टीआरपी आई। उसके बाद सब चैनल, चूंकि टीआरपी का खेल है, एक चैनल जब टीआरपी इस तरह के काम से जनरेट करता है तो फिर दूसरा भी उसी तरह की चीजों को फॉलो करने लगता है। तो फिर बाद में मीडिया की जब बहुत आलोचना होने लगी तो मीडिया ने फिर ये सब धंधा, इस तरह के न्यूज दिखाना, इस तरह के प्रोग्राम बनाना बंद किया और स्वयं किया। उसके लिए किसी ने उसको प्रेशराइज नहीं किया। लेकिन जब समाज की ओर से बहुत आलोचना होने लगी कि आपका काम न्यूज दिखाना है या आप ये भूत प्रेत के नाग नागिन के डांस दिखाना आपका काम है, आपका न्यूज दिखाने का काम है, आप न्यूज दिखाइए। एक दौर ये भी चला जब जिस चैनल पर देखो हम शाम को कॉमेडी सर्कस ही आ रहा था, कॉमेडी सर्कस आ रहा था, मनोरंजन इस तरह के, हालांकि अभी भी आता है 2.5 घंटे का, वो दोपहर में सब जगह लगभग 1.5-2 घंटे का स्लॉट रहता है, जिसमें सीरियल्स, फिल्म इंडस्ट्री, उसकी जो गॉसिप्स होती हैं या उसमें क्या चल रहा है उसको आता है, वो ठीक है। लेकिन प्राइम टाइम में कॉमेडी सर्कस के विजुअल्स, कॉमेडी सर्कस के ऊपर न्यूज आने लगी थी, है ना। तो लोगों ने कहा कि भाई कॉमेडी सर्कस जिसको देखना है वो उस कॉमेडी सर्कस जिस चैनल पे आ रहा है उस पर देख लेगा। यहाँ हम न्यूज देखने के लिए चैनल लगाते हैं और आप हमको कॉमेडी सर्कस दिखा रहे हैं। तो फिर मीडिया ने तय किया कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो भी बंद किया। जैसे अभी जब ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तो शुरुआत में भयंकर उस पर वल्गैरिटी थी, यानी न्यूड सीन्स, जो हॉलीवुड में भी रेयर फिल्मों में या खास किस्म की कुछ एक ट्रेंड फिल्मों का रहता है, उस तरह की फिल्मों में उस तरह के सीन दिखाते थे। वैसे सीन हमारे यहाँ सामान्य जो फिल्में थी उसमें भी दिखाने लगे और न्यूड सीन दिखाने लगे पूरा। तो उसको लेकर के ओटीटी प्लेटफॉर्म की बहुत जबरदस्त आलोचना हुई और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोगों को लगा कि अगर हमने इसको रोका नहीं तो सरकार कोई ना कोई रेगुलेशन लगा करके प्रतिबंध लगा देगी। तो बहुत हद तक अब उस तरह के सीन अब हमको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलते। लेकिन भाषा शैली अभी भी वैसी ही है और कुछ हद तक अभी भी दिखाते हैं, लेकिन अब वो जो पहले जिस प्रकार की अति मचाई थी उस प्रकार की अति थोड़ी सी अब नहीं है, है ना। जो कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टार हॉटस्टार है, अमेजन है, अमेजन प्राइम है और उस तरह के कुछ और हैं, उन पे अभी ये सब थोड़ा थोड़ा कम हो गया और थोड़ा अच्छा कंटेंट भी उस पे आने लगा। अभी तो कुछ रेगुलेशन भी धीरे धीरे बनने लगे हैं उसको लेकर के। लेकिन जब इसके खिलाफ बहुत समाज ने आलोचना प्रारंभ की, कोर्ट्स वगैरह में भी इसके खिलाफ याचिकाएं दायर हुई, उसके बाद इन लोगों को समझ में आया कि हमारा ये जो स्वतंत्रता है ये मैं स्वतंत्रता नहीं कहूंगा, इसको उच्छृंखलता है, ने भी उसको फॉलो किया। तो जब आलोचना होती है तो चीजें इस प्रकार से बंद होती हैं। तो मैं ये बता रहा था कि खबर का एंगल कैसे, यानी हमने विजुअल की बात करी कि कोरोना की गंभीरता को, कोरोना किस प्रकार से महामारी बन गया, किस प्रकार से लोगों को परेशानी हो रही है, कितना नुकसान पहुंचा रहा है, और सरकार इसको लेकर गंभीरता से प्रबंध करे, काम करे, मशीनरी का उपयोग करे। उसके लिए दो तरह के मीडिया थे, उनका उसी एक ही चीज को दिखाने का एंगल क्या था। तो एक ने इस तरह से दिखाया तो एक ने इस तरह से दिखाया। तो हमारी कोई स्टोरी है, हमारी कोई न्यूज है, हमारे पास कोई विचार है, हमारे पास कोई आइडिया है ना, न्यूज आइडिया है कोई, हमने कोई खबर बनाई तो हम उसको किस एंगल से लेकर के जाएंगे, किस एंगल से प्रेजेंट करेंगे। तो न्यूज के अलग अलग एंगल्स होते हैं। एक बार मैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको सुन रहा था, और उनको सुन रहा था तो उन्होंने एक बात कही कि आज किसी एक खबर के बारे में पूरा सच हमको पता करना है तो कई बार हमको 4-5 अखबार पढ़ने पड़ते हैं,
तब हमको उस घटना के बारे में या उस खबर के बारे में या किसी नेता के बयान के बारे में एक लगभग एक थोड़ा सा अनबाइज्ड हमारा एक माइंडसेट बन पाता कि दरअसल इसने बोला क्या। नहीं तो किसी पत्रकार ने एक लाइन पकड़ करके खबर बनाई, किसी ने दूसरी लाइन पकड़ करके खबर बनाई, किसी ने आधी लाइन, उसने पूरा वाक्य कुछ बोला है लेकिन सनसनी आधे से बन सकती है इसलिए उसने आधी, यानी वैसा करके खबरें बनाते। ऐसा मेरे साथ भी एक अनुभव आया। मैं एक रिसर्च कर रहा था तो मैं गया तो उसमें सर्वे था, लोगों से पूछना था कि आप कितना अखबार पढ़ते हैं, कौन कौन से, और रेडियो सुनते हैं क्या, टेलीविजन सुनते हैं क्या, ऐसा करके। तो मैं गया, मैं ट्रेन से उतरा था तो मैं बाहर निकला तो सामने बस स्टैंड भी था, तो वहाँ रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे चाय और इन सब की दुकानें होती है नाश्ते की। तो मैं फिर चाय पीने के लिए मैं थका हुआ था, तो मैंने जब चाय पीते फिर उसके बाद कहानी अपना काम शुरू करेंगे, तो मैं वहाँ चाय पीने के लिए रुक गया। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो एक के बाद लगातार अखबार पढ़े जा रहा है। एक अखबार पढ़ा, फिर साइड में रखा, दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा। मैंने उससे पूछा, मैंने कि यार ये आपने, क्योंकि मेरे को ऐसे ही लोग चाहिए थे जो अखबार पढ़ते हैं, उनसे हमको पता करना था कि भाई आप अखबार में क्या पढ़ते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है। मैंने कि ये अपने काम का आदमी इसी से शुरू कर देते। तो मैंने उससे पूछा कि आप ही इतने सारे अखबार क्यों पढ़ रहे थे? जनरल प्रश्नावली भरवाने, क्वेश्चन आयर कंप्लीट करने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कि तुम इतने अखबार क्यों पढ़ रहे थे? बोले सर क्या है कि मेरे को ये लगता है कि एक अखबार में पूरी तरह से बात सही नहीं आ पाती, इसलिए एक ही घटना कई बार दूसरी जगह उसने कुछ और छापा है, इसने उसको किसी और ढंग से छापा है, इसने किसी और ढंग से छापा है। तो मेरे को इसीलिए मैं पूरे दोनों तीनों अखबारों को पढ़ लेता हूँ, जिससे मेरे को एक समग्र मेरी समझ बन जाती है उस घटना को लेकर के। तो ये सारा एंगल का खेल है आजकल, पहले भी, कि हमको इस खबर को किस एंगल से दिखाना है, किस एंगल से लेकर के चलना है, ये पत्रकार डिसाइड करता है। सबसे पहले डिसाइड करता है रिपोर्टर। वो अपनी खबर जब बनाता है, अपना विचार, मतलब आइडिया, उसके पास न्यूज का जो आइडिया है उस पर जब काम करता है, तो उसके बाद ही वो सोचना शुरू कर देता है कि इस पे किस एंगल से मैं इसको आइडिया को प्रस्तुत करूंगा। जैसे मैंने बताया कि हमने माना, चलो एक मान लेते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका इम्पैक्ट बहुत नहीं हो रहा और उसका लाभ बहुत नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स को, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और इसी एंगल से मैं इस खबर को बनाऊंगा कि इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ और क्रिएटिव करना चाहिए, कुछ और इनोवेटिव करना चाहिए, कुछ और इसके बारे में प्लान करना चाहिए टीचर्स को, इस एजुकेशन सिस्टम को, ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट विद्यार्थियों को मिले, जो मेहनत हो रही है उसका आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले। इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। ये मेरा थॉट है और मैं इसको इस एंगल से दे रहा हूँ कि अभी उतना इम्पैक्ट नहीं मिल रहा, उतना लाभ नहीं मिल रहा, इसका कुछ और सोचें। ये मैं सोच रहा हूँ, जरूरी नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक हो। तो पहले मैंने एक आइडिया मैंने बनाया ऑब्जर्वेशन से, फिर मैंने एक थॉट प्रोसेस, मैंने उसका एंगल डिसाइड किया कि ये, लेकिन उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, रिसर्च करूंगा। डेटा क्या है कि पत्रकार कभी भी अपनी बात को अपने मुंह से नहीं कहता। आप कोई भी खबर नहीं पढ़ेंगे जिसमें लिखा होगा कि पत्रकार ने बताया, यानी मेरे अनुसार ऐसा हो रहा है, या मैंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा हो रहा है, कोई नहीं लिखता। और ये लिखना भी नहीं होता। हम कुछ नहीं है, हम तो चीजों को रिपोर्ट कर रहे हैं और हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, हम किसी ओपिनियन पे बात कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है ना। हम भले ही सोच रहे हैं, हम भले ही आइडिया लेकर के आए, आइडिया हमारा ऑब्जर्वेशन से, हमने कुछ भी किया, हमारे पास एक आइडिया आया, लेकिन उस आइडिया को, यानी उस गोली को चलाने के लिए हम बंदूक दूसरे के कंधे पर रखेंगे, अपने कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाते। तो हम क्या करेंगे, फिर डेटा इकट्ठा करेंगे। क्या होता है कि कोई भी जब इनोवेटिव काम होता है, कोई भी नया काम होता है, तो उस काम को लेकर के कुछ ना कुछ रिसर्च होती है। उस संस्थाएं, इस तरह का काम करने वाली संस्थाएं होती है, वो रिसर्च करती हैं। तो हम देखेंगे कि किसी ने इस पे काम किया है क्या, कि ऑनलाइन जो मेथड है उसका इम्पैक्ट, उसका आउटपुट कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स को, तो उसका कोई डेटा आया है क्या, वो डेटा क्या कह रहा है, वो मेरी बात को सही कह रहा है या नहीं कह रहा। तो हमने जो सोचा वो बदल भी सकता है। जब हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद हमारे पास जो डेटा आएगा उसके आधार पर हमारी खबर आगे बढ़ेगी, ना कि हमने जो सोच लिया है वैसे ही। फिर हमारे पास डेटा आता है कि नहीं, इसका सही में ही मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही है, बहुत इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा। ये सर्वे जो है, ये रिसर्च है की है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, उसका भी एक रिकमेंडेशन यही है कि इसमें ये उसकी आउटपुट यही है, उसकी फाइंडिंग्स है
कि इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उसने रिकमेंड भी कुछ किया है कि इसको ऐसे करेंगे तो ज्यादा और लाभ हो सकता है। फिर हम कोई बड़े एजुकेशनिस्ट होंगे, है ना, कोई या उस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड होगा, या उस जिस रिसर्च को कंडक्ट किया गया उसका कोई जो जिसने की होगी उससे बात करेंगे। ऐसे लोगों से बात करके जो दूसरा है एट्रीब्यूशन ऑफ कोट, यानी एट्रीब्यूशन देंगे हम, यानी हम जो कह रहे हैं ना, हम जो बताना चाह रहे हैं, हमने जो एंगल तय किया खबर का, वो हम अपने मुंह से नहीं कह रहे या मेरे अनुसार नहीं, तो हम एट्रीब्यूट करेंगे किसी को कि इसके डेटा के अनुसार ये बात सामने आती है ना। मान लीजिए ये भारत शिक्षा ऑर्गेनाइजेशन है और उसका ये कहना है, उसकी रिसर्च है, उसका ये कहना है कि अभी ऑनलाइन जो एजुकेशन हो रही है उसको अभी उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, उसका बहुत परिणाम नहीं मिल रहा। तो ये कौन कह रहा है? ये सोच मैं भी रहा था, मैंने भी ऑब्जर्व यही किया, लेकिन इसको मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा। किससे कह रहे हैं? किसी डेटा के माध्यम से कह रहे हैं, किसी रिपोर्ट रिसर्च के आधार पर कह रहे हैं, और फिर उसको हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको कोट कर रहे हैं, उसको रेफरेंस दे रहे हैं उसको, यानी हम उसके रेफरेंस को भी नहीं, मान लीजिए हमको वहीं से पता चलता। क्या ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने से नहीं होता, ऑब्जर्वेशन रीडिंग, जैसे मैंने बताया ना, ऑब्जर्वेशन कैसे बनता है? फील्ड में जाने से, देखने से, है ना, साथ में अपने स्वाध्याय से, अध्ययन से। हमको एजुकेशन की खबरें मिलनी है तो हम एजुकेशन के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम देखते हैं, उसको उसके कुछ रिसर्च हो रहे हैं उनको पढ़ते हैं, उसमें से फिर हमारे विचार बनते हैं। कई बार तो ऐसे ही हमने कोई रिपोर्ट पहले ही पढ़ ली और उससे हमारा विचार बना, और मैंने कहा यार ये इस रिपोर्ट पे मैं एक खबर बनाता हूँ ताकि इसका कुछ और बेनिफिट हो सके, इस सिस्टम में और सुधार हो सके, इसके लिए मैं खबर बनाता हूँ, है ना। इसलिए क्या करते हैं हम मान लीजिए हम भोपाल में काम कर रहे हैं, भोपाल में रिपोर्टर है, तो सिर्फ भोपाल की नहीं, हम दुनिया की खबरें पढ़ेंगे, वहाँ क्या हो रहा है इस समय एजुकेशन को लेकर के, दिल्ली में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, बेंगलोर में किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारा आइडिया बनता है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है जिससे हमारा आइडिया ना, हम उसको एट्रीब्यूट करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसका पूरा डेटा ले लिया और हम अपने सिरे से बात कह दें। तो ये एक तो इसको प्लेगरिज्म भी बोलते हैं, यानी हमने कहीं से कंटेंट ले लिया और उसको बिना कोट किए, उसका रेफरेंस दिए बिना, उसको एट्रीब्यूट किए बिना उसको छाप दिया, ये गलत होता है। तो हमने वहां से रेफरेंस लिया, आइडिया लिया, उसको कोट भी किया। अब हम किसी ओपिनियन दे रहे हैं, किसी एक्सपर्ट की बात कह रहे हैं कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री संतोष का कहना है, तो हमने उसको नाम दिया, तो उसका वर्जन लगाया, वर्जन है ना, उसको कोट कहते हैं, वर्जन भी कहते हैं। तो उसको कोट किया है हमने कि ये बात उन्होंने भी मानी है कि इसका ये फायदा नहीं है। फिर दूसरे का लगा है, लेकिन इनका कहना है कि ये फायदेमंद तो है क्योंकि यही एक रास्ता है इस समय, लेकिन इसमें कुछ ये चीजें करेंगे तो इसका और जिस तरह के इम्पैक्ट हम चाहते हैं उस तरह का इम्पैक्ट हमको मिलेगा। तो हमने 2-3 लोगों के कोट उसमें लगाए, है ना। फिर ये बैकग्राउंडर्स है, कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट क्या होता है? कोई भी खबर हमने पढ़ा भी पे शुरुआत में जब हमारी क्लास हुई कि कोई भी खबर है ना, कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। हम कोई आइडिया पे काम कर रहे हैं, आइडिया अगर समय जो वर्तमान समय से ताल्लुक नहीं रखेगा तो फिर उसकी रीडेबिलिटी नहीं होगी, है ना। उसको ज्यादा लोग पढ़ेंगे नहीं। कब ज्यादा लोग पढ़ते किसी चीज को? जब उसके बारे में कोई विषय चल रहा हो तो उसके ऊपर कंटेंट हम देते हैं तो लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए बिरसा मुंडा की जयंती आ रही है, तो बिरसा मुंडा के ऊपर हम आर्टिकल बिरसा मुंडा की जयंती के आसपास है, उनकी जयंती के दिन लिखेंगे तो लोग ज्यादा पढ़ेंगे। हम उनके ऊपर कोई फिल्म बनाएंगे, शॉर्ट फिल्म बनाएंगे बिरसा मुंडा के जीवन के ऊपर, इस समय उसको रिलीज करेंगे या इस समय उसके बारे में बताएंगे, इस समय उसको जारी करेंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी इस समय हाई होती है ना, कि अरे इनका आ रहा है, इनका योगदान क्या है, इनके बारे में क्या, तो वो जानना चाहता है। इस समय क्यूरियोसिटी का लेवल जो होता है ऊपर होता है, तो वो ज्यादा पढ़ी जाती है, ज्यादा देखा जाता है। हम भी देखें तो चीजें उसी समय सबसे ज्यादा सर्च होती हैं यूट्यूब पे जाकर के। अगर हम डेटा एनालिसिस करेंगे तो हमको ध्यान आएगा कि ऐसा कोई विषय आ जाए या किसी ने कोई बात कह दी उससे रिलेवेंट, तो उस समय वो चीज बहुत सर्च की जाती है।
जैसे मान लीजिए आज प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर, अब तो खैर वो समाप्त हो गया अनुच्छेद 370, आज वो कुछ कह देते तो बहुत सारे लोग आज पढ़ते उसके बारे में, क्या था, क्या इसकी समस्या क्या है, अनुच्छेद 35 से क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। यानी प्रासंगिकता उसकी कंटेक्स्ट है कि नहीं आज उसका, जो हम खबर बना रहे हैं। फिर अगर कोई इस तरह की खबर है तो लोग अचानक से कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? तो कनेक्ट करने के लिए अगर उस घटना का, उस हम जो बात कर रहे हैं, जो मुद्दा उठा रहे हैं, या जो जिस विषय पर हम खबर कर रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड भी बता सकते हैं, है ना। उसका बैकग्राउंडर से मतलब क्या, बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, यानी पहले इसमें कुछ हुआ है क्या, पहले इस विषय पे कुछ कहा गया है, पहले इसमें कुछ कोई गतिविधि हुई है, या पहले इस विषय को इस विषय पे चर्चा हुई है क्या। इस तरह से चीजों को हम उसमें अपने न्यूज खबर में उठाएंगे, उसमें लिखेंगे, उसमें रेफरेंस देंगे। तो जो है हमारी एक खबर जो है वो पूरा हम अपनी जो स्ट्रक्चर मैंने पूछा था शुरू में, तो स्ट्रक्चर इसलिए पूछा था कि हमको कम से कम ये पता हो कि स्ट्रक्चर ये होता है। अब हम इसमें फैक्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कौन कौन से फैक्ट हैं, कैसे लाते हैं, कैसे हम उस खबर को पूरा एक बनाते हैं। तो इस तरह से पूरी एक खबर की एक प्रोसेस होती है। खबर को जो न्यूज स्टोरी उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सबसे पहले आइडिएशन आता है, फिर रिसर्च आता है, फिर उसका राइटिंग आता है, फिर उसका प्रेजेंटेशन आता है कि अब हम इस खबर को प्रेजेंट कैसे करेंगे, लोगों के सामने लेकर के कैसे जाएंगे, है ना। तो वो सारी बातें, तो ये है पूरा जिसमें हमको खबर को एंगल देना है, यानी हमारा कोई हम जिस न्यूज आइडिया पे काम करो उसको किस तरह से हमको प्रेजेंट करना, यानी उसका एंगल क्या रहेगा, किस एंगल से हमको उसको खबर को लिखना है। अगर हमने कोई दिशा तय नहीं की, एंगल को हम ये कह सकते हैं, डायरेक्शन कह सकते हैं, है ना, कि हमने एक दिशा तय करेंगे तभी तो हम तो लिख पाएंगे उसको। हमको इस तरह से लेकर के चलना है इस खबर को, और ऐसे इसको हमको प्रस्तुत करना है। फिर उसमें जिन जिन का रेफरेंस आएगा, जहां से हमको डेटा मिला, या कौन कह रहा है इस बात को, जो खबर लिख रहे हैं वो किसके आधार पर लिख रहे हैं, तो उसको एट्रीब्यूट करेंगे, उसको कोट करेंगे। फिर इसमें पहले क्या क्या हो चुका है, या इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या है, तो उसको थोड़ा बैकग्राउंड भी उसमें डालेंगे, है ना। ये रिसर्च हुआ था, इतने समय पहले हुआ था, है ना। ऑनलाइन एजुकेशन है तो ये कोई आज की नहीं है। एक और चीज ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन कोरोना काल के कारण से नहीं है, कोरोना काल से उसका व्यापक स्तर हो गया, यानी वो हर जगह अब इम्प्लीमेंट हो गई, यानी उसको 100% अब उस पर हम शिफ्ट हो गए। जबकि ऑनलाइन एजुकेशन का काम पहले से शुरू हो गया था। बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, वो अपने कई कोर्स ऑनलाइन चलाते हैं, जिसको हम यहाँ भारत में बैठ करके कर लेते थे, या भारत के ही कई यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट हैं जो अपने कोर्स ऑनलाइन ऑफर करते थे, उनको हम यहाँ बैठ करके ही कर सकते थे। तो ऐसे पहले से भी चल रहा था। इंडिविजुअल लेवल पर भी कई टीचर्स जो है ब्लेंडेड क्लास का उपयोग कर रहे थे। इसलिए हम देखेंगे कि गूगल क्लासरूम आज का प्रोडक्ट नहीं है, गूगल क्लासरूम बहुत पहले आ चुका। मूडल्स आज का प्रोडक्ट नहीं है, मूडल्स बहुत पहले आ चुका। फेसबुक का एक एप्लीकेशन है, वो भी टीचिंग के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूज होता है। यूट्यूब का एक पूरा एक एप्लीकेशन है, वो ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग के लिए उपयोग होता है। ये सब पहले से है, तो पहले से है इसका मतलब है ये पहले से यूज हो रहे थे, पहले से इस पे काम हो रहा था, उपयोग हो रहा था, इसलिए ये पहले से थे। तो ये पहले से थे, इसका मतलब पहले से। तो हम बैकग्राउंड दे सकते हैं कि पहले इतने प्रतिशत लोग ऑनलाइन एजुकेशन टूल का यूज करते थे। आज वो चूंकि कोरोना के कारण से ऐसी परिस्थिति बनी तो 100% लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको सही में कैसे यूज करना है अभी बहुत, क्योंकि सबको तो नहीं पता होता। कोई भी एप्लीकेशन है, सब तो जानते नहीं उसका यूज कैसे करना है। धीरे धीरे इस्तेमाल करते करते सीखते हैं। जैसे जब पहली बार हमने पहले तो जूम पे चलती थी क्लासेस, फिर बाद में जूम खत्म हुआ, फिर ये आया, गूगल मीट पे लेना शुरू किया। आज सामान्य तौर पर ज्यादातर इंस्टीट्यूशन में जूम पे क्लास होती हैं, या गूगल मीट पे क्लास होती हैं। तो गूगल मीट और जूम का उपयोग करना नहीं आता था शुरू में, म्यूट कैसे करना है दूसरे लोगों को, बीच में हमको कुछ पूछना है तो कैसे पूछेंगे, है ना। क्योंकि ऑनलाइन के अपने ऑनलाइन क्लास के अपने मैनर्स होते हैं कि ऑनलाइन क्लास में कैसे हमको बिहेव करना है। तो कैसे कोई डिस्टर्ब नहीं हो तो अपने माइक म्यूट करके रखना,
है ना। जब हमको कुछ पूछना है तो इसमें एक ऑप्शन होता है हैंड रेज का, वो कर सकते हैं। चैट बॉक्स है, उसमें हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हम करते करते सीख गए, और आज बहुत सारे लोग बहुत इसके टूल्स जानते हैं। तो हम वो रेफरेंस दे सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं कि भारत में ऑनलाइन एजुकेशन का कल्चर जो है इतने समय से था, लेकिन कम था। जैसे आपको बताऊं कि यूजीसी बहुत लंबे समय से टीचर्स को ट्रेनिंग दे रही थी ऑनलाइन एजुकेशन के, कोरोना काल के कारण नहीं, बहुत पहले से। तो लगभग 3-4 साल पहले तो इस विषय पर एक क्लास मैंने भी अटेंड की, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं बच्चों को, और सेल्फ स्टडी कराने में, ऑनलाइन माध्यम से उन तक कंटेंट पहुंचाने में। तो यूजीसी खुद इस पर पहले से काम कर रही थी ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के। तो ऐसा है, पहले से चल रहा था, तो पहले कितना चल रहा, ये सारी चीजें हम उसमें दे सकते हैं बैकग्राउंड में। मतलब उस घटना या कोई घटना है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, तो वो पहले घटना हुई है क्या, तो उसका रेफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आज सलमान खुर्शीद ने किताब लॉन्च की, तो अयोध्या का विषय निकल आया, तो अयोध्या पे हम खबर बनाएंगे, तो हम बता सकते हैं कि कब से अयोध्या का विवाद चल रहा था, फिर उसमें कब न्यायालय ने क्या क्या वर्डिक्ट दिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो सारा हम बैकग्राउंड, क्योंकि हमारा जो रीडर है वो हमेशा एक ही रीडर नहीं होता, कई बार नए रीडर जुड़ते हैं, पुराने हटते हैं, और नए पुराने रीडर को भी हमेशा जरूरी तो नहीं पुरानी सारी चीजें याद हो, तो हम उसको बैकग्राउंडर इसलिए देते हैं ताकि उसको चीज रिकॉल हो जाए, वो घटना को पीछे से आज जोड़ लें। जैसे आज कई वेब सीरीज हम देखते हैं, तो उसका सेकंड पार्ट आता है, तो शुरू में 15-20 मिनट उस पुराने जो घटना का पहला जो पार्ट है उसके समराइज भी बताते हैं कि अभी तक ये हुआ। वो इसलिए बताते हैं ताकि हमारा जो दर्शक है, नया दर्शक है, वो उस कहानी से, अगर उसने पहला पार्ट नहीं देखा है, नहीं देखना चाहता, तो सेकंड पार्ट से वो जुड़ जाए। या जो पुराना है जिसने पहला भी देखा है और नए दूसरे पार्ट को देख रहा है, तो पहले जो पहला देख चुका है वो उसको रिकॉल हो जाए कि हाँ ये कहानी अभी तक यहाँ तक खत्म हो चुकी थी, अब यहाँ से आगे बढ़ेगी। तो बैकग्राउंडर का काम ये होता है, तो इसलिए बैकग्राउंड हमको अपनी खबर में देना होता है। तो ये है कुल मिलाकर के अपनी न्यूज स्टोरी को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका, कि हम कोई न्यूज बना रहे हैं तो उसको हम इस तरह से लेके चलेंगे। न्यूज बनाने का ये प्रोसेस है, ये उसके चरण है, ये सब हमने बात की। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, चर्चा करनी है तो चर्चा कर सकते हैं। हाँ हर्ष। सर कल एक खबर आई थी, बड़ा मैं हैरान हो गया। मतलब बहुत सारे मीडिया, बड़े बड़े मीडिया पोर्टल्स ने गलती करी। निशा दहिया नेशनल लेवल रेसलर हैं, उनकी फेक न्यूज चला दी कि उनको उनके भाई के साथ मार डाला गया, और सिर्फ फॉलोअर्स भी आ रहे थे। मतलब हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा एक सीक्वेंस चला गया, जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट की मीडिया है, आइडियोलॉजिकल वाइज या जो भी है, मेन स्ट्रीम में ही सब सर एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। मतलब सर उसमें प्रिंट भी शामिल था, जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है वो भी शामिल थे। बाद में इतना मामला बढ़ गया कि निशा दहिया को वीडियो जारी करके इस पे क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सर इतनी बड़ी गलती हो जा रही है। बिल्कुल होती है, क्योंकि क्या है आजकल देखो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जब आए तो न्यूज को प्रेजेंट करने का दबाव बढ़ गया, स्पीड आ गई, क्योंकि अखबार आता है तो 24 घंटे में आता है आपके पास, तो उसके पास फैक्ट चेक करने का एक अवसर रहता था, और उसके पास कोई दबाव नहीं रहता था कि अभी के अभी रीडर्स को ये इस घटना के बारे में बताना है। लेकिन न्यूज चैनल्स आए तो उनके पास दबाव बढ़ गया, किसी न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग कर दी तो हमको तत्काल उसको ब्रेक करना है। लेकिन वेबसाइट्स के आने के बाद, वेब पोर्टल्स के आने के बाद से ये स्पीड और बढ़ गई है, और ऐसे में क्या करते हैं, कई लोग कॉपी करते हैं, है ना। एक ने चला दी वो न्यूज, तो दूसरा उसको कॉपी कर लेता है और अपने यहाँ चला देता है। वो उसको चेक कराना है, वो चेक बाद में कर लेंगे ऐसा। तो इसमें बहुत बार गलती होती है, गलती होने के चांस हैं। अभी मैंने एक खबर पढ़ी, जैसे आपने पढ़ी ना, मैंने दीपावली के समय पे एक खबर पढ़ी, सेम गलती जो उसने की, सेम गलती दूसरे वाले न्यूज़पेपर ने भी की, उन वेब पोर्टल ने की। क्यों, मैं समझ गया कि ये वहीं से कॉपी करके लाया, जो डेटा, जो मात्रा बिंदी की गलती वहां है, जिस डेटा की गलती वहां है, वो सेम की सेम गलती, मात्रा बिंदी डेटा की गलती इसने भी की है। इसका मतलब है इसने वहीं से कॉपी की है, या इसने उसने यहाँ से कॉपी की है, दोनों में से किसी ने एक ने कॉपी की है। आदित्य कुछ कह रहे हैं? आदित्य बोलो ना भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी, हैंड रेज दिख रहा है। चलिए
हेलो हाँ हेलो बोलो। हाँ हाँ सर, ये जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स है सर अभी जो चल रही है, हमने पिछले साल भी देखा था इसमें सीए के आंदोलन के समय की बहुत सारी चीज़ों पे फैक्ट चेकिंग हो रहा था। तो ये लोग स्वघोषित स्वघोषित लोग हैं ना सर, तो इनके फैक्ट चेकिंग पे कैसे विश्वास किया जा सकता है सर? मेरा कहना है कि किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फैक्ट चेकिंग भी कई बार गलत करते हैं, कई बार सिलेक्टिव न्यूज की फैक्ट चेक करता है, सिलेक्टिव सोशल मीडिया आइडियोलॉजी के कारण। हैंडल्स की फैक्ट चेक करते हैं, है ना, और सिलेक्टिव चीजों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी की हम बात करें, सामी वाला जो प्रकरण हुआ, किसी ने ये नहीं देखा कि कौन कह रहा है। कोई भी फेक अकाउंट, ट्विटर पे इतने फेक अकाउंट हैं, फेसबुक पे इतने फेक अकाउंट है, फेक अकाउंट से कोई भी कुछ भी बात कह दी जाएगी तो उसको हम भारत की बात मान लेंगे क्या? लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भारत के लोग इस तरह के लोग हैं कि वो सामी को ट्रोल करने लगे। अरे पहले चेक तो करो कौन लोग हैं। अब उस पे तो तमाम तरह के फेक अकाउंट बने हुए हैं। बाद में उसमें सच सामने आया कि वो पाकिस्तान का हैंडल था जिसने सबसे पहले ये ट्वीट किया, इस तरह की बात उठाना शुरू की। तो पाकिस्तान के लोगों ने वो बात उठाई और हमने कह दिया कि भारत के लोग ट्रोल कर रहे हैं सामी को। तो जो फैक्ट चेक है, बात पे भी भरोसा नहीं करना, अपना भी फैक्ट चेक करना। हम इसलिए तो हम जो पत्रकार हैं, इसलिए मीडिया एजुकेशन की बात हो रही है आज, कि सामान्य जो पाठक है उसको भी, उसके अंदर भी मीडिया एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब मीडिया को समझने की क्षमता उनके भीतर भी होनी चाहिए। तो वो सारी बातें तो हैं ही, उसमें हमको ध्यान में रखना ही चाहिए। किसी ने और हैंड रेज किया? बस ये आखिरी है, उसके बाद फिर अपन खत्म करेंगे। बताएं। हाँ उदित बोलो। सर जैसे आपने वो शमी की जो फर्जी ट्रोलिंग उसकी बात करी, सर जिस मीडिया संस्थान ने सर ये जो हैशटैग चलाया था ट्विटर पे शमी की फर्जी ट्रोलिंग, सर उनका शो मैंने देखा था। सर उन्होंने भी तो वही किया कि आप बस 4 ट्विटर के अकाउंट उठाए, उनको बताया कि बस पाकिस्तानी है, बस 4 अकाउंट दिखा के, और उन्होंने भी ये मतलब निर्णय ले लिया कि बस ये पाकिस्तान से नहीं, ही उनने निर्णय ट्रोलिंग नहीं हुई। लिया, उनने निर्णय नहीं लिया और ना उन्होंने दिखाया। उन्होंने तो जो फाइंडिंग्स हुई थी, जो डेटा एनालिस्ट हैं उन्होंने ये बताया था कि ऐसा हुआ है। उन्होंने तो उसको कोट करते हुए बताया, उन्होंने स्वयं ने नहीं किया था वो कि ये 4 हैंडल्स ने किया। उन्होंने तो उन 4 हैंडल्स के बारे में बताया कि ये बड़े बड़े पत्रकार हैं जो वेरीफाइड हैं, बड़े हैं, अनुभवी हैं। उन्होंने अननोन लोगों को भारत की आवाज बता दिया, ऐसा उनका कहना था। लेकिन वो तो दूसरे लोगों ने उसको फैक्ट चेक किया था, उसको उन्होंने कोट किया था कि ये फैक्ट चेक में ये सामने आया कि सबसे पहले, और ये कोई ये तो साइंटिफिक है आज चेक करना कि सबसे पहले किसने ट्वीट किया। तो उसमें तो ये इंटरनेट पे जो डेटा है उसमें ये डेटा के आधार पर पुष्ट हुआ था कि सबसे पहले पाकिस्तान से वो ट्वीट हुए थे। और ये सिर्फ सामी वाले प्रकरण में नहीं, पश्चिम बंगाल में जो जिस प्रकार से विरोध के स्वर आए थे वो सब, उसमें भी पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स जो इंक्लूड थे। हरियाणा में जो सबसे पहले एक हिंसक जाट आंदोलन हुआ था, उसमें हिंसा भड़काने में और हिंसक चीजों को बढ़ावा देने में पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स, और पाकिस्तानी नहीं, भारत के बाहर के कई ट्विटर हैंडल्स उसमें इन्वॉल्व रहे थे। और ये तो हमको अभी भी समझ में आ गया था जब वो टूल किट वाला प्रकरण आया कि कैसे टूल किट भेज करके अलग अलग देशों से ट्वीट कराए जाते हैं, है ना, जबकि उनको उस विषय की जानकारी भी नहीं होती, लेकिन वो करते हैं। या कई बार बाहर के लोग कराते हैं, हमेशा भीतर के लोग बाहर भेज करके नहीं कराते, कई बार बाहर से भी मुद्दों को उठवाया जाता है। अब वो खुद भी जानबूझ करके इस तरह की बातें भारत में फैलते हैं ताकि यहाँ आपस में झगड़ा बढ़े। हाँ, एक आखिरी में प्रिया ने हैंड रेज किया, अब उसके बाद अपन इसको खत्म करेंगे। ये प्रिया सर है मेरा या? क्वेश्चन, हाँ जी सर। हाँ सर मेरा क्वेश्चन थोड़ी ये एंटरटेनमेंट से लेके था। जैसा आपने अभी बताया था कि पहले ऐसा होता था, पढ़ाते मतलब दिखाते थे टीआरपी और रेज होती थी। सर जैसे अभी होता है, जैसे कुछ कुछ जो है न्यूज चैनल जिसमें जिसमें से सास बहू और साजिश हो गया जो आता है, और एक E24 है सर जिसमें सुबह से लेके शाम तक सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी के बारे में ही दिखाते रहते हैं। मतलब कुछ भी ट्रोलिंग वगैरह हो या फिर क्या कंटेंट लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोटी सी छोटी बात भी दिखाते हैं। तो सर ये सब उनका टीआरपी रेज करने का तरीका है या फिर वो उसमें और कुछ करना ही नहीं चाहते हैं? नहीं देखो क्या है कि ये भी, इसको हम ये तो हमेशा से सेगमेंट रहा है। एंटरटेनमेंट तो हमारे लिए न्यूज सेगमेंट है ना,
एक बीट है पूरा एंटरटेनमेंट,